अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिलाल अहमद ख़ान न्याज़ई एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज की हमारी इस नशिस्त का मौजू स्टैंडर्ड डेविएशन है। अपनी पिछली नशिस्तों में हम बड़ी ही तफसील के साथ देख चुके हैं कि अगर आपके पास कुछ नंबर्स गिवन हो या अगर आपके पास कुछ डेटा गिवन हो तो आप कैसे उस डेटा सेट का सेंटर फाइंड कर सकते हैं। और उसके लिए हमने फिर डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ देखी थी कि आप क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं उस डेटा सेट या उन नंबर्स का सेंटर फाइंड करने के लिए। उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, हमने पढ़ी थी। मीन था, वेटेड मीन था, मोड था, मीडियन था। तो इस तरह की चीज़ें हमने वहाँ पर देखी थी कि जिसके ज़रिए से आप किसी भी डेटा सेट या नंबर का सेंटर या मिड पॉइंट आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मैं चाहूँगा कि आप ये बात अपने जहन में रखें कि किसी भी डेटा सेट या किसी भी सेट ऑफ नंबर्स का सेंटर मालूम हो जाना या मिड पॉइंट मालूम हो जाना ये काफ़ी नहीं होता उस डेटा सेट को समराइज़ करने के लिए या उस डेटा सेट को सही से जानने के लिए। क्योंकि ऐन मुमकिन है कि दो मुख्तलिफ सेट ऑफ नंबर्स हैं और उनका हो सकता है सेंटर पॉइंट या मीन या एवरेज बिल्कुल सेम हो, लेकिन दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ जो है वो तस्वीर पेश करते हों। क्योंकि जब हम सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर हमें मिड पॉइंट तो बता देता है, लेकिन सेंटर से हमें ये नहीं पता चलता कि उसके जो दूसरी वैल्यूज़ हैं, जो डेटा सेट की वैल्यूज़ हैं, आया कि वो सेंटर के आसपास हैं, करीब करीब हैं, या सेंटर से बहुत दूर दूर कहीं पड़ी हुई हैं। और ये चीज़ हो सकता है बज़ाहिर आपको लगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वैल्यूज़ जो हैं वो सेंटर के करीब करीब हैं या दूर दूर हैं। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि वैल्यूज़ आपकी सेंटर के करीब करीब हों या दूर दूर हों। तो जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, एन मुमकिन है कोई भी दो डेटा सेट्स लें, उनके हो सकता है सेंटर पॉइंट्स या मीन आपका जो है वो इक्वल आ रहा हो, लेकिन आप जब उसको देखेंगे कि उसके डेटा पॉइंट्स को देखेंगे, उसके वैल्यूज़ को देखेंगे कि आया कि वो उसके सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द हैं या दूर दूर हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क वाज़े हो जाएगा आपको डेटा सेट्स के दरमियान। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, इसको हम काफ़ी तफसील के साथ आज की वीडियो में देखेंगे और आपको बताऊंगा कि ये इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है इसकी, कि हम जान सकें कि डेटा पॉइंट्स सेंटर के करीब हैं या दूर हैं। और इसको वेरिएंस कहा जाता है आमतौर पर, कि वेरिएबिलिटी कितनी है हमारे डेटा सेट में। और वेरिएबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसकी एग्जांपल तो हम देखेंगे ही, लेकिन यह कि अभी ब्रीफली अर्ज़ कर देता हूँ कि जो डेटा सेट्स ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, जिसमें पॉइंट्स दूर दूर फैले होते हैं सेंटर से, तो वो थोड़े इनकंसिस्टेंट होते हैं और उन पे इतना रिलाई नहीं किया जा सकता आम तौर पर, और उससे जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो उतना मीनिंगफुल उस तरीके से हो सकता है ना हो। जबकि एक ऐसा डेटा सेट है जो कि सेंटर के इर्द गिर्द है, बिल्कुल उससे जुड़ा जुड़ा है, उसकी वेरिएंस इतनी ज़्यादा नहीं है, वेरिएबिलिटी उसमें बहुत कम है, तो उसको हम एक कंसिस्टेंट डेटा सेट कहते हैं। उसमें डिसिप्लिन होता है और वो यूजुअली आम तौर पर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसको तफसील से हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम देख लेते हैं कि आज का हमारा लेक्चर किन सेक्शंस पर मुश्तमिल है। तो हमारा आज का लेक्चर 3 सेक्शंस पर डिवाइडेड है। पहला सेक्शन हमारे पास ब्रीफ ओवरव्यू का है और इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बेसिक डेफिनेशन देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा सेक्शन मैथमेटिकल फार्मूला का है। इसमें हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला है और हम कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरे सेक्शन में हम एक आधी मिसाल देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की और उसको हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। और यही वो मिसाल है कि जिससे आपको बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि डेटा पॉइंट्स का या नंबर्स का या डेटा सेट का सेंटर मालूम हो जाना ये काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसकी डेटा पॉइंट्स की क्या वेरिएबिलिटी है, आया कि किस तरह फैले हुए हैं उस सेंटर के इर्द गिर्द, ये भी बहुत इसकी इम्पोर्टेंस भी आपको इस एग्जांपल से, इस मिसाल से बिल्कुल वाज़े हो जाएगी। अभी अपना वक्त ज़ाया किए बगैर अपने पहले सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि ब्रीफ ओवरव्यू का सेक्शन है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को रफली डिफ़ाइन करना चाहूँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैन रफली बी डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एनी वैल्यू इन द डेटा सेट फ्रॉम द सेंटर। तो हमने देखा था पिछली वीडियोस में कि आप कैसे सेंटर फाइंड कर सकते हैं किसी भी सेट ऑफ नंबर्स का या डेटा जो आपके पास डेटा सेट हो उसका। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है
कि जो भी पॉइंट्स होते हैं डेटा सेट में, हम उनका डिस्टेंस मेजर करते हैं कि उसका डिस्टेंस सेंटर के साथ कितना डिस्टेंस है। यानी अगर हमारे डेटा सेट में 10 पॉइंट्स थे तो हम एक एक करके हर पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे कि इसका सेंटर से कितना डिस्टेंस है। तो हम जब 10 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड कर चुके होंगे एक एक करके, अलग अलग करके, तो फिर हम उसकी यूजुअली क्या करते हैं, हम एवरेज ले लेते हैं। और इस पूरे अमल से हमारे पास फिर क्या आता है, एक एवरेज डिस्टेंस आ जाता है कि ऑन एवरेज या ऑन एवरेज हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो कितना दूर हैं सेंटर से। तो इससे हमें वेरिएबिलिटी का अंदाज़ा हो जाता है। यानी अगर हमारे सारे डेटा पॉइंट्स करीब करीब होंगे तो ऑब्वियसली उसमें इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स की जो डिस्टेंस आएगा सेंटर से वो भी थोड़ा आएगा और उसकी जो एवरेज आएगी वो भी थोड़ी आएगी। और अगर डेटा पॉइंट्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड हैं, वेरिएबल हैं, तो उसका एवरेज डिस्टेंस भी सेंटर से ज़्यादा आएगा। और इस पूरे अमल को जब हम एवरेज डिस्टेंस फाइंड कर रहे होते हैं डेटा पॉइंट्स का सेंटर से, तो उसके अमल से जो चीज़ हमें हासिल होती है, वो जो एवरेज डिस्टेंस हमें हासिल होता है, उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की हमने डेफिनेशन देख ली है। अब देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है। अगेन वही प्रैक्टिस जो कि हम पिछले अपनी काफ़ी ज़्यादा नशिस्तों में कर चुके हैं। हम कुछ नंबर्स सपोज कर लेते हैं और उनको एक लिस्ट की फॉर्म में दर्ज कर देते हैं। सपोज़ वी हैव n नंबर्स, और यहाँ पर हमने n नंबर्स सपोज कर लिए हैं, x1 x2 x3 अप टिल xn। ये कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। हमने इनको जस्ट नाम दिया हुआ है और इसको हमने लिस्ट की फॉर्म में लिख लिया है। अब इन नंबर्स की अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला यहाँ पर मैंने दर्ज किया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम मैंने यहाँ पर स्मॉल s से डिनोट किया हुआ है। और स्टैंडर्ड डेविएशन किसकी इक्वल होती है, तो इस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा सा ये फार्मूला कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन आपने इसको देखकर घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। तो सबसे पहले ये कि हम स्क्वायर रूट ऊपर डला हुआ है, और ये आई होप कि आप सब लोगों को पता है कि स्क्वायर रूट क्या होता है। इस स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक न्यूमरेटर में टर्म है और एक डिनोमिनेटर में टर्म है। और अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो ये भी बिल्कुल सिंपल टर्म है, n-1 लिखा हुआ है। n हमारे पास क्या था, n हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ थी, यानी कि कितने नंबर्स हमारे पास हैं या हमारे जो डाटा सेट है उसमें कितने नंबर्स हमें गिवन हैं, तो उसको हम n कहते हैं। ये हम पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं। इस n में से हमने एक माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर की टर्म आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास न्यूमरेटर की टर्म है, तो अगेन वही सिंबल है समीशन का या सिग्मा का सिंबल है। और सिग्मा के आगे क्या लिखा हुआ है इस पे हम गौर कर लेते हैं। तो आगे ब्रैकेट्स लगी हुई हैं और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो अंदर लिखा हुआ है xi, यानी कि ये हमारी x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। यानी i अगर 1 होगा तो हमारी पहली वैल्यू होगी, जो नंबर हमें पहला गिवन होगा। i अगर 2 होगा तो हमारी दूसरी वैल्यू होगी। इसमें से हमने माइनस करना है क्या चीज़, x बार को, और x बार हम पहले देख चुके हैं। x बार क्या होता है, x बार हमारा मीन होता है। तो अब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, हम ये कर रहे हैं कि हम हर डेटा पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं मीन के साथ। तो जब हम ये माइनस करते हैं xi को माइनस करते हैं मीन को माइनस करते हैं xi से, तो हम दरअसल कर क्या रहे हैं, हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। हमारा जो डेटा पॉइंट है या जो हमारे पास नंबर है उसका हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं सेंटर से या मीन से। तो वो डिस्टेंस हमने फाइंड किया है और उस डिस्टेंस को फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दरअसल डिस्टेंस चूँकि हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दो वैल्यूज़ को, तो n मुमकिन है कि ये डेटा पॉइंट मीन की राइट साइड पे लाई करता हो नंबर लाइन पर, या मीन की लेफ़्ट साइड पर लाई करता हो। तो n मुमकिन है कि x1 माइनस x बार पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जो हमारे पास डेटा की जो एक पॉइंट है या वैल्यू है वो मीन से छोटा हो या मीन से बड़ा हो। तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस की वैल्यूज़ आएंगी वो नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। तो इसी लेकिन हमें पता है कि डिस्टेंस चूँकि नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसी चीज़ को कैटर करने के लिए यहाँ पर हमने स्क्वायर ऊपर डाला है, ताकि जो हमारे पास नेगेटिव का जो साइन होगा वो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर हमने ये जो स्क्वायर डाला था इसको हमने वापस रिड्यूस किया है 1 पावर पे स्क्वायर रूट लेके। तो यानी पहले हमने
डिस्टेंस निकाला है वो डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमें पता है कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उस नेगेटिव जो वैल्यूज़ हमारे पास आनी थी सब्ट्रैक्शन के नतीजे में, उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने यहाँ पर स्क्वायर लिया है। और उसके बाद हमने स्क्वायर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने उसका स्क्वायर रूट भी ले लिया है, ताकि उस स्क्वायर का कोई इफेक्ट ना हो हमारा जो एवरेज डिस्टेंस है उसके ऊपर। तो ये फार्मूला है, इसकी ज़्यादा तफसील में मैं नहीं गया, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस की जा सकती हैं। मे बी हम उसको बाकी किसी और नशिस्त के लिए इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये सिंपल सा फार्मूला है, आप बस इसको एक नज़र देख लीजिए। और इसमें जो न्यूमरेटर वाली टर्म है उसको मैंने मज़ीद एक्सपेंड करके भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो एक्स आई माइनस एक्स बार है हमारे पास, एक्स आई कुछ भी वैल्यू हो सकती है एक्स आई की। तो यहाँ पर जब इसको मैंने एक्सपेंड किया है तो क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स बार का स्क्वायर होगा, फिर हम उसमें ऐड करेंगे एक्स टू माइनस एक्स बार का स्क्वायर ऐड करेंगे, फिर हम एक्स थ्री माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, एंड अप टिल एक्स एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर को हम ऐड करेंगे। और यहाँ पर अगेन एक्स बार का भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अगरचे हम ये पिछली नशिस्तों में भी देख चुके हैं कि एक्स बार मीन होता है, और मीन क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल हमारे पास जितने भी नंबर होते हैं एक्स की वैल्यूज़ हैं उनको हमने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ हमारे पास जितने भी हमें नंबर्स गिवन हैं डाटा सेट में। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। आई नो कि हो सकता है कि ये फार्मूला आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो इसको हज़म करना और डाइजेस्ट करना, लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं और उससे आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि आप इस फार्मूला को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, तो इसको मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। अ फैक्ट्री इज़ मैन्युफैक्चरिंग 1 इंच बॉल्ट्स। अच्छा, बॉल्ट्स क्या होते हैं? बॉल्ट्स को आप समझ लें कि वो स्क्रू होते हैं या नट्स जिस तरह होते हैं, तो वो उसको आप बॉल्ट समझ सकते हैं, बाकी इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अ फैक्ट्री इज़ मैन्युफैक्चरिंग 1 इंच बॉल्ट्स यूजिंग 2 डिफरेंट मशीन्स, यानी कि बॉल्ट्स क्रिएट कर रही है फैक्ट्री, 1 इंच के बॉल्ट्स उसने क्रिएट करने हैं, और ये बॉल्ट्स क्रिएट करने के लिए वो 2 डिफरेंट मशीन्स को जो है वो इस्तेमाल कर रही है, और मशीन्स को यहाँ पर हमने नाम दे दिया है ए और बी का। ठीक है, हमारे पास 2 डिफरेंट मशीन्स हैं। मशीन्स क्या काम कर रही हैं? मशीन्स हमारे स्क्रू बना रही हैं या बॉल्ट्स बना रही हैं, और उन बॉल्ट्स का साइज़ क्या होना चाहिए वो एम यही कर रहे हैं, उनका फैक्ट्री का गोल यही है कि उन्होंने 1 इंच के बॉल्ट्स बनाने हैं। ठीक है, अ सैम्पल ऑफ 5 बॉल्ट्स इज़ टेकन फ्रॉम ईच मशीन। हमारे पास 2 मशीन्स थी, तो अब क्या किया जाता है कि हर मशीन से 5-5 जो हैं वो बॉल्ट्स ले लिए जाते हैं और सैंपल के तौर पर। तो 5 बॉल्ट्स हमने मशीन ए से ले लिए, 5 बॉल्ट्स हमने मशीन बी से ले लिए। अब उसके बाद हमने क्या किया है, हमने उसकी मेजरमेंट की है इंचेस में, और उस मेजरमेंट्स जो हमारे पास आई हैं 5-5 बॉल्ट्स की, उसको हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया है। मेजरमेंट्स इन इंचेस फ्रॉम ईच सैंपल आर लिस्टेड बिलो। तो अब हमारे पास जो उन बॉल्ट्स की मेजरमेंट से जो हमारे पास नंबर्स आए थे, वैल्यूज़ आई थी, उसको हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया है, और हमने उनको सैंपल ए से जो आई थी वो अभी यहाँ पर दर्ज है, और उसको अगर मैं देखूँ तो 1 है हमारे पास, 1.02 है, 0.97 है, 1 है और 1.01 है, और ये तमाम मेजरमेंट्स जो हैं हमारे पास इंचेस में हैं। फिर इसी तरीके से सैंपल बी है हमारे पास, इससे जो मेजरमेंट्स आई थी उसकी भी वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं। 1.2 है, 0.6 है, 1.1 है, 1.4 है और 0.7 है। अब हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, फाइंड दी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ दी सैंपल्स, और फिर हमसे पूछा गया है कि विच सैंपल इज़ बेटर। अब ये एक मिसाल है और काफ़ी अच्छी मिसाल है, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन की इम्पोर्टेंस क्या है, या आप वेरिएबिलिटी अगर मेजर करते हैं किसी भी डेटा सेट की तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि सेंटर की भी इम्पोर्टेंस होती है और मीन वगैरह की भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन उससे वो पिक्चर क्लियर नहीं होती। तो अभी इस एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है वो मीन का पता होना काफ़ी नहीं होता, बल्कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का पता होना भी बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2 लिस्ट हैं नंबर्स की,
और हमने दोनों को एक एक करके सॉल्व करना है और उनकी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड करनी है। स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। पार्ट ए को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, सैम्पल ए की जो मेजरमेंट्स हैं उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टेप 1 हमारे पास, अगेन हम पिछली नशिस्तों में भी यही प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। तो स्टेप 1 हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जितनी भी मेजरमेंट्स हैं सैम्पल ए में हमने उनको यहाँ पर लिस्ट कर दिया है। 5 हमारे पास वैल्यूज़ थी, इनको मैंने x1, x2, x3, x4 और x5 का नाम भी दे दिया है। स्टेप 2 में हमने क्या किया है, एज वी कैन सी हेयर, हमने सिंपली n की वैल्यू डिटरमाइन की है और हमें पता है कि हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं तो n इज़ इक्वल टू 5। इसके बाद हमने स्टेप 3 पे गए हैं। तो स्टेप 3 में हमने क्या किया है कि हमने सबसे पहले क्या फ़ाइंड करना था, अगर आप उधर जाकर देखें, पीछे हम फार्मूला में जाकर देखें तो हमें यहाँ पर n तो हमने फ़ाइंड कर लिया है और xi हमें गिवन है। अब हमने क्या करना है, x बार फाइंड करना है। x बार क्या होता है, मीन होता है। तो मीन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले अगेन ये पिछले लेक्चर्स में भी हम मीन बार बार फाइंड कर चुके हैं। तो मीन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले तमाम तर जो हमें वैल्यूज़ गिवन होती हैं उसकी हमें समीशन फाइंड करनी है या उसका सम फाइंड करना है। उसका जनरल फार्मूला सबसे पहले स्टेप में लिखा हुआ है। सेकंड स्टेप में n को, चूँकि हमारे पास 5 है तो मैंने 5 से रिप्लेस कर दिया है। थर्ड स्टेप में सिंपली मैंने x जो हमारे पास वेरिएबल्स थे उसको मैंने वैल्यूज़ से रिप्लेस कर दिया है। और आखिरी स्टेप में हमने क्या किया है कि इन तमाम वैल्यूज़ का हमने सम करके यहाँ पर लिख दिया है और जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ थी उनका सम क्या आया है, हमारे पास 5 आया है। स्टेप 4 पे चलते हैं। तो स्टेप 4 में हमने क्या किया है, हमने सिंपली मीन का फार्मूला यूज़ किया है और मीन का फार्मूला यूज़ करते हुए हमने इन तमाम वैल्यूज़ का मीन फाइंड कर लिया है। फार्मूला हमारे पास मीन का यहाँ पर दर्ज है। डिनोमिनेटर टर्म भी हमारे पास n थी, वो 5 के इक्वल था n। इसी तरह न्यूमरेटर भी हमारा 5 के इक्वल था तो 5/5 आ गया है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास मीन आ चुका है, हमारे पास n आ चुका है और अगर हम फार्मूला में जाएं तो हमारे पास तकरीबन सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर की जो टर्म है समीशन वाली, इसको थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करके इसका आंसर हम फाइंड कर लेते हैं। तो अब हमने करना कुछ यूँ है कि हमारे पास स्टेप 5 है और स्टेप 5 में जो न्यूमरेटर की टर्म थी जहाँ पे समीशन हमने फाइंड करना था उसका जनरल फार्मूला लिखा हुआ है पहले वाले इसमें पहली लाइन में। दूसरी लाइन में अगेन हमारे पास n जो है 5 था तो ये नंबर 5 तक जाएगा। इस समीशन को वही सिंपली मैंने ओपन किया हुआ है। थर्ड स्टेप में यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स थे उनकी मैंने वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी हैं। जहाँ जहाँ x बार था वहाँ पर मैंने मीन की वैल्यू लिख दी है जो कि 1 है और जहाँ जहाँ x आईज थे या x1 था, x2 था, x3 था, x4 था, x5 था, उनकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर दर्ज कर दी हैं। इनको इस पूरी जो स्टेप है इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है इस पूरी समीशन का वो मैंने बिल्कुल यहाँ पर आखिर में लिख दिया है और वो इस आंसर पूरी समीशन का क्या आया है, 0.0014। तो ये हमारे पास क्या आ गई, जो हमारी न्यूमरेटर में टर्म थी वो आ गई। और अब हमने क्या करना है कि अब हम सिंपली जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला था उसको हम यूज़ कर सकते हैं और हमारे पास तमाम तर कंपोनेंट्स पूरे हो चुके हैं कि जिसके ज़रिए से हम इस फार्मूला को यूज़ करते हुए इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं सैम्पल ए की। चूँकि हम ये सैम्पल ए की फाइंड कर रहे हैं तो मैंने एस के सबस्क्रिप्ट में ए भी डाल दिया है ताकि हम दोनों स्टैंडर्ड डेविएशंस को में फ़र्क कर सकें, उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो अब हमने करना क्या है कि फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास है, उसके अंदर सिंपली हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास 0.0014 आया था, डिनोमिनेटर में हमारे पास n-1 था, n की वैल्यू 5 थी और -1 करना था उसमें, तो हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 आ गया। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आई है उसकी वैल्यू हमारे पास 0.0187 है। इस 0.0187 का मतलब है कि हमारे जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उनका जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है, वो 0.0187 इंचेस है मीन की वैल्यू से, जो हमारा सेंटर था उससे। तो ये एवरेज डिस्टेंस बताती है स्टैंडर्ड डेविएशन हमें, या यहाँ पर बता रही है कि हमारे जो डेटा पॉइंट्स थे उनका एवरेज डिस्टेंस क्या था हमारी मीन वैल्यू से। अब हम इसी आंसर को मैंने यहाँ पर स्टेप 7 में लिख दिया है। अब हम चलते हैं, हमारे पास जो सेकंड सैंपल था उसकी भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं और जब उसकी फाइंड कर लेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन आखिर इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो
तो सेकंड सैम्पल में भी स्टेप 1 वही है, हमने वैल्यूज़ को दर्ज किया है, उसको x1 x2 x3 x4 x5 का नाम दिया है। स्टेप 2 में अगेन n हमारे पास 5 है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 5 है। स्टेप 3 में हमने इनकी समेशन फाइंड करनी है, तमाम तरह जो हमारे पास वेरिएबल्स गिवन थे उसका हमने सम फाइंड करना है। जब हमने सम फाइंड किया तो हमारे पास सम क्या आ रहा है, तमाम वेरिएबल्स का 5 आ रहा है, और ये बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह हमने पार्ट ए में किया था। स्टेप 4 में हमने सिंपली मीन कैलकुलेट कर लेना है, और चूँकि इसमें भी सम 5 आ रहा है तो यहाँ पर हम मीन में अगर फार्मूला में पुट करें अपनी वैल्यूज़ तो यहाँ पर भी 5/5 आएगा, और इस सैम्पल का भी जो हमारे पास मीन है वो 1 आया है। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दोनों सैम्पल्स जो हमारे पास थे, सैम्पल ए था, सैम्पल बी था, दोनों की वैल्यूज़ मुख्तलिफ थी, लेकिन दोनों का जो मीन आया है वो सेम आया है। तो अब मीन चूँकि सेम आया है तो अब आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा कि मीन तो सेम आ गया है, लेकिन उससे ये मुराद नहीं है कि आपके जो दोनों डेटा सेट्स हैं वो बिल्कुल सेम होंगे। तो इसको आगे हम चल के देखते हैं। स्टेप 5 हमारे पास बिल्कुल सिमिलर है। हमने न्यूमरेटर की टर्म फाइंड करनी है, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया है, 5 वैल्यूज़ थी तो x का नंबर 5 तक जाएगा। वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह से कुछ यहाँ पर आ जाएगा, और जब इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, इसकी समेशन फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास जो न्यूमरेटर की टर्म है वो 0.46 आ जाएगी। इसके बाद हमने स्टेप 6 पर चलना है। स्टेप 6 में हमने क्या करना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है, उसी में हमने सिंपली वैल्यूज़ को पुट कर देना है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ मैंने जो सिंबल है s, उसके साथ मैंने सबस्क्रिप्ट में b भी लिखा हुआ है, और इसको b इसलिए लिखा है ताकि फ़र्क वाज़े हो सके कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये मुख्तलिफ है जो पहले हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड की थी उसके। तो ये बी, सैम्पल बी की स्टैंडर्ड डेविएशन है, और इसके जो नीचे वाले 3 स्टेप्स हैं उसमें मैं सबस्क्रिप्ट में बी लिखना भूल गया हूँ, इसको मैं बाद में एडिट कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर आप अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी एस लिखे हुए हैं उसके सबस्क्रिप्ट में बी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है, यहाँ पर सिंपली हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। न्यूमरेटर में 0.46 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 5 - 1 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 0.339 आ जाएगी। तो पहले में हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन आई थी सैम्पल ए में वो 0.0187 इंचज़ आई थी, जो कि एक छोटा सा नंबर है, और अगर हम इस सैम्पल में देखें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 0.339 इंचज़ आ रही है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इससे फ़र्क क्या वाज़े हुआ है, यानी कि ये हमारे पास सैम्पल ए था, इसमें एवरेज डिस्टेंस जो हमारे डाटा पॉइंट्स का था वो 0.0187 इंचज़ था सेंटर से, और अगर हम इसमें देखें तो इसमें एवरेज डिस्टेंस हमारे डाटा पॉइंट्स का क्या है, 0.339 इंचज़ है सेंटर से। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप पीछे जाएं और एग्जांपल देखें तो यहाँ इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो फैक्ट्री का गोल क्या है कि उसने 1 इंच के बॉल्ट्स बनाने हैं, और उसके लिए वो 2 डिफरेंट मशीन्स यूज़ कर रही है, और गोल उसका क्या है कि उसने जो बॉल्ट्स बनाने हैं या जो स्क्रू बनाने हैं वो 1 इंच के होने चाहिए। और आपको पता है कि स्क्रू काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं साइज़, जब साइज़ की हम बात करते हैं, क्योंकि उसको फ़िट करने के लिए आपको साइज़ का परफेक्ट होना काफ़ी अहम होता है, अहमियत का हामिल होता है। तो यहाँ पर 1 इंच जो है फैक्ट्री का गोल है, और अगर हम सैम्पल्स पे नज़र डालें तो यहाँ पर फैक्ट्री जो है वो डिफरेंट, जो उसकी मेजरमेंट्स हैं वो डिफरेंट आ रही हैं। तो यानी वो सारे जो सारे जो बॉल्ट्स बना रही हैं वो 1 इंचज़ के नहीं हैं, यानी उसमें उसमें वेरिएबिलिटी है, वो वेरी कर रहे हैं। 1 इंच के एग्जैक्टली 1 इंच के वो मशीन्स बॉल्ट्स नहीं बना रही, यानी कि अगर सैम्पल 1 की बात करें तो पहला बॉल्ट तो 1 इंच का है, लेकिन दूसरा बॉल्ट उस मशीन ने 2 इंच बड़ा बना दिया है, और तीसरा बॉल्ट उसने पहला बॉल्ट उसने 0.02 इंच बड़ा बना दिया है, और तीसरा बॉल्ट उसने 0.03 इंच छोटा बना दिया है। चौथा बॉल्ट उसने 1 इंच का बनाया है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, और पांचवा बॉल्ट उसने 1.01 इंच का बनाया है, यानी कि 0.01 इंच बड़ा कर दिया है। सैम्पल बी की बात करें तो इसमें 1.2 इंच का पहला बॉल्ट है, यानी 0.2 इंच बड़ा बना दिया है। सेकंड बॉल्ट उसने 0.4 इंच छोटा बना दिया है। थर्ड बॉल्ट उसने 0.1 इंच बड़ा बना दिया है। चौथा बॉल्ट उसने 0.4 इंच बड़ा बना दिया है। पांचवा बॉल्ट उसने 0.3 इंच छोटा बना दिया है।
तो यहाँ पर अगर देखें तो वो बिल्कुल परफेक्ट बॉल्स नहीं बना रही और इसमें काफ़ी ज़्यादा मशीन्स जो हैं वो यहाँ पर गलतियाँ कर रही है। लेकिन जब हमने मीन को देखा था तो मीन तो दोनों मशीन्स का 1 इंच आया था। तो अगर हम मीन की बेसिस पे अगर हम दोनों मशीन्स के बारे में राय कायम करेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि चूँकि दोनों मशीन्स 1-1 इंच के बॉल्स बना रही हैं और मीन से बिल्कुल वाज़े है कि चूँकि मीन 1 है तो बॉल्स भी 1-1 इंच के बन रहे हैं, तो दोनों मशीन्स परफेक्ट हैं। लेकिन आपने अब देख लिया है कि रिज़ल्ट्स काफ़ी मिसलीडिंग है, क्योंकि हमारे पास जो सेंटर होता है या जो मीन होता है वो अकेला काफ़ी नहीं होता किसी भी डेटा सेट को डिस्क्राइब करने के लिए। तो मीन यहाँ पर काफ़ी नहीं होगा, बल्कि हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन भी बतानी पड़ेगी और तब जाकर हमें पता चलेगा कि कौन सी मशीन ज़्यादा बेहतर काम कर रही है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम पहले सैंपल की बात करें तो हमारे पास क्या आई थी, 0.0187 थी और सेकंड सैंपल की हमारे पास 0.339 थी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी छोटी थी। इसका मतलब है कि जो सैंपल 1 में जो बॉल्स थे या जो मशीन 1 जो बॉल्स बना रही है वो 1 इंच के करीब करीब बना रही है, या मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स उसके जो डाटा पॉइंट्स हैं वो उसके करीब करीब हैं। 1 इंच के जो गोल है उसके जो मार्क है उसके करीब करीब हैं और उसमें ज़्यादा वेरिएबिलिटी नहीं है। और ये चीज़ हमें स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चल रही है। लेकिन अगर हम सैंपल बी की बात करें तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी ज़्यादा थी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डाटा पॉइंट्स हैं, जो हमारे पास मशीन बी है वो जो बॉल्स बना रही है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क कर रही है। उसके जो साइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं, कभी बहुत बड़ा बॉल्ट बना देती है, कभी बहुत छोटा बना देती है, कभी एग्जैक्टली बहुत कम, यानी उसकी जो डाटा पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगरचे ये दोनों सैंपल्स ही बहुत बुरे हैं और अच्छे नहीं हैं, क्योंकि 0.01 की भी जो अगर आप इसमें ऊंच नीच है वो भी काफ़ी मैटर करती है। अगेन बॉल्ट्स हैं, बॉल्ट्स में स्क्रू का अगर परफेक्ट साइज़ नहीं है तो काफ़ी मसले मसाइल हो सकते हैं उसको फ़िट करने में। तो दोनों मशीन्स ही सही काम नहीं कर रही, और लेकिन हमने यहाँ पर चूज़ करना है कि बेहतर मशीन कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूँकि सैंपल 1 में वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है और वो 1 इंच के करीब करीब हैं उसकी डाटा वैल्यूज़, तो यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मशीन 1 है या जो मशीन ए है वो रिलेटिवली ज़्यादा बेहतर अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, और जो हमारे पास मशीन बी है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल जो हमारे पास साइज़ में बॉल्स को प्रोड्यूस कर रही है। तो आई रियली होप कि इस एग्जांपल से आपको बिल्कुल वाज़ेह हो गया होगा कि ठीक है, मीन तो यहाँ पर दोनों मशीन्स का 1-1 इंच आ रहा था, लेकिन इस तरह की एग्जांपल्स जहाँ पे मिसाल के तौर पे फैक्ट्री है या कोई और कारखाना है या इवन और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकती हैं जहाँ पर एक एक पॉइंट मैटर करता है, एक एक इंच मैटर करता है और आपने परफेक्ट साइज़ बनाना होता है, तो वहाँ पर मीन आपका अक्सर मिसलीडिंग भी हो सकता है और वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि आप साइज़ जिस तरह यहाँ पर बॉल्ट्स थे तो आपकी पूरी कोशिश होती है कि हर बॉल्ट जो बने वो 1 इंच का साइज़ हो उसका, उसमें ज़रा सी भी ऊंच नीच ना हो, क्योंकि ज़रा सा बड़ा बन जाएगा, 0.1 इंच भी बड़ा हो गया तो वो जहाँ पर आपने वो बॉल्ट को फ़िट करना है वहाँ पर वो फ़िट नहीं होगा। तो इससे आई होप कि आपको एग्जांपल वाज़ेह हो गई होगी कि जहाँ मामला इस कदर क्लोज़ होता है, जहाँ मामलात इस कदर अहमियत के हामिल होते हैं कि पॉइंट जो है एक एक पॉइंट मैटर कर रहा होता है मेजरमेंट्स के लिहाज से, वहाँ पर मीन आपको इतना अच्छा पिक्चर प्रेजेंट नहीं करता, बल्कि वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन को जानना बहुत ज़रूरी होता है और मीन अक्सर आपको मिसलीड भी कर सकता है। तो यहाँ पर हमारी आज की नशिस्त अपने इख्तिताम को पहुँचती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।